इश्क, शादी और फिर एक खौफनाक साजिश। यूपी में एक प्रेम कहानी का ऐसा अंजाम हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक डांसर के हुस्न पर फिदा हुआ प्रधान का पति प्यार में अंधा होकर उसे अपना बना लिया। लेकिन मोहब्बत के इस खेल में तब साजिश का साया गहराया जब वादे, चाहत और मांगे बढ़ती चली गईं। फिर एक रात मुस्कान का मुस्कुराता चेहरा खामोश हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इश्क का जुनून था या खूनी साजिश की कोई खौफनाक कहानी? यूपी के बदायूं जिले में एक प्रधान के पति, जो बड़े रंगीन मिजाज के थे, अक्सर जहां भी कहीं डांस का कार्यक्रम होता, नौटंकी का कार्यक्रम होता, वहां पहुंच जाते थे। वहां पर लड़कियों को डांस करते देखना और उन पर रुपए लुटाना इनका शौक था। इसी दौरान बदायूं की मुस्कान, जो नौटंकी में डांस करती थी, उससे इनकी आंखें टकरा गईं। अब जनाब, चूंकि रंगीन मिजाज थे तो इश्क हो गया। एक तरह से कहें तो उस डांसर पर प्रधान जी यानी महिला प्रधान के पति पूरी तरह फिदा हो गए और यह तक भूल गए कि वो शादीशुदा हैं। अब प्रधान के पति के दिल में बस एक ही चाहत थी, किसी तरह से मुस्कान को अपना बनाना, और वह उसे पाने की हर कीमत देने के लिए तैयार थे। लेकिन मुस्कान का कहना था, कीमत नहीं चाहिए, उसे एक कमिटमेंट चाहिए, यानी कि उससे शादी कर लो तो वो तुम्हारी हो जाएगी। जब भी कहीं कार्यक्रम होता, प्रधान पति वहां जरूर पहुंच जाता। इस दौरान जब प्रधान के पति मुस्कान को किसी दूसरे मर्द के साथ हंसते मुस्कुराते देखता तो ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। लिहाजा प्रधान के पति ने उससे शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद एक बच्चा भी हो गया। और इधर जब शादी के 3-4 साल गुजर गए तो अब मुस्कान, जो किराए के कमरे में रहती थी और इसने अपनी पहली पत्नी से इसके बारे में जिक्र नहीं किया था, कहने लगी, हमें तुम्हारे घर में रहना है, यहाँ किराए के घर में नहीं रहना। इसके साथ ही यह हर महीने मुस्कान को 10,000 रुपये खर्च के तौर पर देता था। मुस्कान कहने लगी, 10,000 में कुछ नहीं होता, मैं हूँ, मेरा बेटा है, खर्चा ज्यादा है, लिहाजा अब हमें हर महीने कम से कम 40,000 रुपये चाहिए। मुस्कान की बढ़ती डिमांड से प्रधान पति इस कदर परेशान हुआ कि उसने अब यह प्लान बनाया कि इस रोज की बढ़ती डिमांड को वो पूरा नहीं कर पाएगा। लिहाजा उसने 2 साथियों को मिलाकर दोनों साथियों को 70,000 रुपये का लालच दिया और अपनी पत्नी का ठिकाना लगाने के लिए अपने प्लान में उन्हें शामिल कर लिया। इसके बाद बड़ी चालाकी से पत्नी की हत्या कर दी और वो फिर सबकी नज़र से ऐसे गायब हो गए कि किसी को पता ही नहीं चला। आखिर जो हत्यारा पति था वह कहाँ गया? आखिरकार पुलिस ने 40 दिन बाद इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया और हत्यारे पति को गिरफ्तार किया तो सारा मामला साफ हो गया। अब इस मामले की हर चीज को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या है पूरा मामला, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। 19 फरवरी 2025 की ये घटना है यूपी के बदायूं जिले की, जैसा कि हमने आपको बता दिया। बदायूं जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव गालपट्टी में डांसर मुस्कान अपने मामा के घर पर रहती थी। वह मूल रूप से दातागंज क्षेत्र के गांव हाशिमपुर की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम साबिर था, जिनका इंतकाल हो चुका था। लिहाजा अपने परिवार को पालने, पेट पालने के लिए मुस्कान ने डांस का रास्ता चुना और वो डांसर बन गई। नौटंकी में वो डांस करती थी। मुस्कान देखने में बेहद खूबसूरत थी, लिहाजा डांस से ही उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी, जिससे उसका अपना घर चल जाता था। इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान मुस्कान की मुलाकात उझानी क्षेत्र के गांव अल्लाहपुर भोगी के रहने वाले रिजवान से हुई। रिजवान की पत्नी जैनब इसी गांव की प्रधान थी। लिहाजा रिजवान पैसे से अच्छा खासा मजबूत था। जब वो कार्यक्रम में आता तो मुस्कान के ऊपर खूब रुपए लुटाता था। इसी दौरान क्योंकि वो रंगीन मिजाज का आदमी भी था, इन कार्यक्रमों के दौरान रिजवान की नजरें मुस्कान से दो चार हो गईं। रिजवान को मुस्कान इस कदर भाई कि वह अब उसे पाने के लिए बेताब था। जहां भी मुस्कान का कार्यक्रम होता, रिजवान जरूर पहुंच जाता और उस पर पैसे लुटाता था ताकि मुस्कान उसके ऊपर ध्यान दे। मुस्कान भी, क्योंकि पैसा उसका मेन मकसद था, डांस इसलिए कर रही थी कि पैसा चाहिए, वो भी उसे थोड़ा लटका झटका दिखा देती तो रिजवान खुश हो जाता। लेकिन रिजवान को यह पसंद नहीं था कि मुस्कान किसी और के साथ भी हंसी मजाक करे। लिहाजा रिजवान ने मुस्कान को प्रपोज कर डाला। यह सारी घटना साल 2021 के समय की थी। उसने प्रपोज किया, मैं तुमको पसंद करता हूं और तुम किसी के साथ यह काम मत करो।
इसे छोड़ दो, मुस्कान ने साफ कह दिया। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो यह सब मैं छोड़ दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी इस दलदल से बाहर निकलना चाहती हूँ। मुझे भी लोगों के सामने नाचना गाना पसंद नहीं है। लिहाजा साल 2021 में रिजवान ने अपनी पहली पत्नी को बिना बताए मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद मुस्कान और रिजवान सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला गाल पट्टी में किराए के मकान में रहने लगे। शादी के 1 साल बाद ही मुस्कान का एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सोहेल रखा। इस दौरान जब बेटा हो गया तब रिजवान ने अपनी पहली पत्नी जैनब को इस बारे में बताया कि उसने दूसरी शादी की है। एक डांसर लड़की मुस्कान के साथ उसने शादी कर ली है। जैनब ने रिजवान को साफ कह दिया, क्योंकि मैं प्रधान हूं, अगर तुम उस लड़की को यहाँ लेकर आओगे तो मोहल्ले के लोग जो हमारे विपक्षी हैं इस बात को उड़ा देंगे कि देखो एक डांसर से शादी कर ली। इससे हमारी बदनामी होगी, अगली बार प्रधान की सीट भी खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा तुम जो कर रहे हो उसे बाहर ही रखो, यहाँ इस इलाके या इस क्षेत्र में लाने की जरूरत नहीं। जैनब की इस फटकार के बाद रिजवान भी समझ गया कि अब दोबारा बातचीत करने की जरूरत नहीं। लिहाजा उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह जैनब से दोबारा कहे कि मुस्कान को यहाँ ले आते हैं। वहीं इस दौरान शादी को धीरे धीरे 4 साल बीत गए। अब मुस्कान रिजवान से जिद करने लगी कि वह इस किराए के घर में नहीं रहेगी। उसे तुम्हारे यानी तुम्हारे पुश्तैनी घर अल्लाहपुर में, जहां तुम्हारी पहली पत्नी रहती है, वहां रहना है। उसे और उसके बेटे को वहां रहना है। इस किराए के घर में अब हम क्यों रहें? शादी के 4 साल हो गए, कब तक इस किराए के घर में रहेंगे? इसके साथ ही मुस्कान ने रिजवान से यह भी कहा कि जो हर महीने तुम 10,000 रुपए देते हो वह हम दोनों के लिए पूरे नहीं हैं। लिहाजा कम से कम हमें 40,000 रुपए चाहिए, तभी घर चल पाएगा। अब इससे कम में काम नहीं होगा। रिजवान जो कभी मुस्कान की अदाओं पर, उसके चेहरे पर फिदा था, अब वही उसकी आवाज और उसकी बातचीत रिजवान को चुभने लगी। उसे लगने लगा, कहाँ हमने एक मुसीबत अपने गले में बांध ली है। धीरे धीरे हर बार मुस्कान की बात रिजवान को चिढ़ाने लगी, जैसे कांटे की तरह चुभने लगी। पहली पत्नी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो प्रधान थी तो उसके खिलाफ तो जा नहीं सकता था रिजवान। लिहाजा रिजवान ने अब यह प्लान बनाया कि इस किचकिच से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी तरह से इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। रिजवान को यह भरोसा था, क्योंकि वह 4 साल से मुस्कान के साथ रह रहा था, कि मुस्कान के घरवाले उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते। वे इसके बारे में पता करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसे आसानी से मार देंगे, कोई भी नहीं जान पाएगा कि आखिर यह गई कहाँ। रिजवान ने इसके लिए अपने 2 साथियों को तैयार किया, राम अवतार और राधेश्याम। दोनों को कहा 70-70 हजार देंगे, हमारी पत्नी को ठिकाने लगाना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों भी इस चीज के लिए तैयार हो गए कि चलो 70 हजार मिल रहे हैं। दोनों मजदूर थे, कोई बंटाई का काम करते थे, कोई बड़ा काम नहीं था। वे तैयार हो गए। लिहाजा प्लान के तहत 19 फरवरी 2025 की शाम को रिजवान स्कूटी से गालपट्टी, जहां मुस्कान रहती थी, वहां पहुंचा। उसने बहाने से मुस्कान को अपनी स्कूटी पर बिठाया और कहा, हम लोग घूमने चल रहे हैं। इसके बाद वह वहां से उठानी की तरफ चल दिया। रास्ते में दोनों ने ढाबे पर रुककर खाना खाया। इस बीच हल्का अंधेरा हो गया। बीच रास्ते में जंगल और खेत बहुत पड़ते थे, जिस रास्ते से वे जा रहे थे। यहाँ पर राम अवतार और राधेश्याम का बंटाई का खेत पड़ता था। रिजवान बहाने से उसी तरफ मुस्कान को लेकर जा रहा था। रास्ते में जब ढाबे पर खाना खाने के बाद दोनों आगे बढ़े तो इसी दौरान रिजवान का एक साथी राम अवतार बीच रास्ते में उसे मिला। उसने मुस्कान से कहा, ये हमारा साथी है, काम करता है, इसे आगे छोड़ना है तो तुम थोड़ा पीछे बैठ जाओ। बीच में मुस्कान को बिठाया और पीछे राम अवतार बैठ गया। इसके बाद जब दोनों आगे चलते हुए बसवाना गांव की तरफ पहुंचे तो एक और साथी मिला। इसी दौरान बताते हैं कि वहां जो क्षेत्र था वहां पर राधेश्याम मिला। इससे पहले कि मुस्कान कुछ पूछती कि क्या हो रहा है, तीनों साथ खड़े थे। तभी पीछे से राम अवतार ने जो दुपट्टा मुस्कान ने गले में डाला हुआ था उसी दुपट्टे से उसका गला कसना शुरू कर दिया। मुस्कान ने छटपटाने की कोशिश की। रिजवान ने उसका हाथ पकड़ लिया।
इस दौरान राधेश्याम ने भी उसे दबोच लिया। मुस्कान कुछ भी नहीं कर पाई और इन तीनों ने मिलकर उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये तीनों लोग उसकी लाश को लेकर उस खेत में पहुंचे जो राम अवतार और राधेश्याम ने बंटाई पर ले रखा था। उसके किनारे पर पहुंचकर तीनों ने मिलकर पहले शराब पी। यह खेत अरविंद नाम के एक व्यक्ति का था। इसको राधेश्याम और राम अवतार ने बंटाई पर ले रखा था। अरविंद आता जाता नहीं था, बस उसको फसल से मतलब था। चूंकि ये दोनों बंटाई पर खेत रखे हुए थे और यही दोनों हत्यारे थे, तो उनको यह भरोसा था कि कोई खेत में नहीं आएगा। क्योंकि हम रहेंगे, किसी को मिट्टी खोदने नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा। लिहाजा इन्होंने शराब पीने के बाद वहीं पर गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में मुस्कान को दफना दिया। इसके बाद उसमें पानी डाल दिया ताकि उसकी बदबू ऊपर न उठ पाए और न ही कोई जानवर वहां पहुंचे जो उसे खोदकर निकाल सके। ये पूरा प्लान था। इन्होंने लाश को इस तरह से ठिकाने लगाया। इसके बाद रिजवान ने दोनों को 70-70 हजार रुपए दिए और दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। इस दौरान जब मुस्कान अचानक से लापता हुई तो मुस्कान के मामा, जो उसी मोहल्ले गाल पट्टी में रहते थे, उन्हें कुछ शक हुआ। क्योंकि मुस्कान का बेटा था। जब ये दोनों अपने यहाँ से गए तो मुस्कान ने अपने बेटे को अपने मामा के घर छोड़ दिया था। एक दिन हो गया, मुस्कान नहीं आई। जब मुस्कान नहीं आई तो उन्होंने रिजवान से पूछा कि मुस्कान नहीं आई। रिजवान ने कहा, पता नहीं कहाँ गई, कोई काम से चली गई होगी, उसने टाल मटोल कर दिया। 2 दिन बीत गए। जब मुस्कान का कुछ पता नहीं चला तो ये लोग कोतवाली पहुंचे। इन्होंने सीधे सीधे, चूंकि मुस्कान रिजवान के साथ गई थी, आरोप लगाया कि जो अल्लाहपुर भोगी का रहने वाला रिजवान है, उसने उनकी भतीजी को किडनैप किया है और हो सकता है उसके साथ कुछ गलत भी हो गया हो। पुलिस ने एफआईआर लिखी और पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन टालमटोल करके पुलिस भी कहने लगी कुछ नहीं हुआ, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद बताते हैं कि जब मुस्कान के परिवार वाले बार बार पुलिस के पास जाकर हंगामा करने लगे, तब पुलिस पर दबाव पड़ा। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। अब पुलिस रिजवान की तलाश कर रही थी कि रिजवान है कहाँ। पुलिस सबसे पहले रिजवान से पूछताछ के लिए उसके घर गई तो पता चला कि रिजवान घर पर नहीं है। जब उसकी पहली पत्नी से पूछा तो उसने कहा, हमें भी नहीं पता कहाँ है रिजवान, बहुत दिनों से घर नहीं आया। दरअसल हुआ यह कि रिजवान को जब यह पता चला कि मुस्कान के घर वाले लगातार इस मामले में पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं और हो सकता है कि पुलिस उस तक पहुंच जाए, तो रिजवान ने एक अलग चाल चली। रिजवान के ऊपर एक केस चल रहा था जिसमें वह जमानत पर था। उसने चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी जमानत तुड़वाई और कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहां से वह जेल चला गया। इस दौरान पुलिस रिजवान के अलग अलग ठिकानों पर तलाशी मार रही थी, लेकिन रिजवान जेल के अंदर बैठा था। ये पुलिस को पता ही नहीं था। जब करीब 27 दिन बीत गए, क्योंकि मुख्य आरोपी नहीं मिल रहा था जिसके ऊपर घरवालों ने शक जाहिर किया था, और पुलिस को रिजवान का कुछ पता नहीं चल रहा था, तो मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। जब रिजवान को यह खबर मिली कि हाँ, मामला ठंडा हो गया है, शायद किसी ने बताया हो कि मामला ठंडा है, अब तुम जमानत ले सकते हो, तो रिजवान ने एक बार फिर से जमानत ली। 27 दिन बाद वह जेल से बाहर आया। जैसे ही जेल से बाहर आया, पुलिस ने भी अपने मुखबिर लगा रखे थे। तुरंत ही मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि रिजवान तो जेल में था जिसे आप इधर उधर ढूंढ रहे थे, और अब उसने जमानत ले ली है। जैसे ही जमानत लेकर बाहर निकला, पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने रिजवान से पूछताछ शुरू की। जब सख्ती से पूछताछ की तो पहले तो वह टाल मटोल करता रहा। हमें क्या पता, हम तो जेल में थे, आप कैसे कह रहे हो, वह टाल मटोल करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रिजवान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपने दोनों साथियों राम अवतार और राधेश्याम के नाम भी बता दिए। रिजवान ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद लाश को खेत में दफनाने और उसे पानी भरने की योजना पहले से ही तैयार थी ताकि किसी को भनक न लगे। उसे भरोसा था कि मुस्कान के परिवार वाले उसकी तलाश नहीं करेंगे और वह अपने इस काम में सफल हो जाएगा। लेकिन बात ऐसी थी कि परिवार के लोग चाहे कितना भी नफरत करते हों या कुछ भी हो, थोड़ी बहुत चिंता तो कर ही लेते हैं। इसी थोड़ी बहुत चिंता में वह फंस गया।
पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 40 दिन बाद मुस्कान के शव को बरामद किया। शव पूरी तरह सड़ चुका था, लेकिन उसकी पहचान हो गई। बहरहाल पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, ताकि यह बात सामने आ जाए कि हत्या किस तरह की गई है। जो अभी सामने आ रहा है वह यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है उसके अनुसार मुस्कान की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गला दबाकर हत्या की गई है। साथ ही मुस्कान के पैर में भी बड़े धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिसकी वजह से उसका पैर कटा हुआ था। इसके बाद उन्होंने उसकी लाश को दफना दिया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मुस्कान के घरवालों का कहना है कि इस मामले में कहीं न कहीं रिजवान की पत्नी ज़ैनब भी शामिल हो सकती है। हो सकता है कि वही रिजवान की मदद कर रही हो या उसी के दबाव में रिजवान ने मुस्कान की हत्या की हो। बहरहाल इस घटना से तो यही सबक मिलता है कि ज्यादा अय्याशी करना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जो चीज शुरुआत में अच्छी लगती है वह जिंदगी भर अच्छी लगे, यह बहुत जरूरी नहीं है। रिजवान को यह था कि वह खूबसूरती पर फिदा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खूबसूरती हमेशा जानलेवा होता है। एक युवती को अपनी जिंदगी में शामिल करोगे तो उसकी इच्छाएं, उसकी डिमांड भी बढ़ेंगी। और यह डिमांड तुम पूरा कर पाते हो या नहीं, यह तुम्हें सोच लेना चाहिए था। अक्सर होता क्या है, लोग जो प्रेजेंट में चल रहा है उसकी सोचते हैं, आगे की नहीं सोचते कि आगे क्या हालात हो सकते हैं। और अक्सर इसी वजह से जब लोग आगे की नहीं सोचते तब इस तरह के धर्म संकट में फंस जाते हैं। फिर उन्हें कोई और रास्ता नहीं सूझता तो वे गलत रास्ता अपना लेते हैं, जैसा कि रिजवान ने किया। पहले तो वह उसे पाना चाहता था, पा लिया तो फिर अब उससे छुटकारा पाना चाहता था। छुटकारा पाने के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसे लगा कि इसकी हत्या करना ही सही रहेगा, लिहाजा उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। अगर आपको हमारी यह सच्ची और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए जुर्म की दुनिया के छुपे हुए राज। धन्यवाद।